नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजीटी एजुकेशन में। साथियों, जैसा कि मैंने सुबह वाली वीडियो में आपसे वादा किया था कि आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लेकर आऊंगा, जिसमें इनके द्वारा जो भी इंडिया को कंट्रीब्यूशन दिया गया है, जो भी इंडिया को बदलने में, रिफॉर्म लाने में इनका योगदान रहा है, उसको हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब हम लोग के बीच नहीं रहे, इनका निधन हो गया है। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर को 1932 में और इनका निधन हुआ 26 तारीख को ही दिसंबर में 2024 को। जब इनका जन्म हुआ था तब ये पंजाब प्रांत में इनका जन्म हुआ था। आज वो पंजाब प्रांत, वो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, मतलब कि पार्टीशन के बाद ये इंडिया चले आए। पार्टीशन से पहले जहां पर पंजाब प्रांत था, मतलब कि जो हिस्सा था, वो आज पाकिस्तान की धरती पर है। फिलहाल इंडिया में आए और इंडिया में ये इकोनॉमी पढ़ना चाहे, इसके पीछे एक स्टोरी भी है। कहा जाता है कि इनके टीचर ने इनको सजेस्ट किया था, ये समझ नहीं पा रहे थे कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। इनके टीचर ने इनको सजेस्ट किया कि आप इकोनॉमी ले लो। उनके कहने पर ये इकोनॉमी लिए और उसके बाद इकोनॉमी में पारंगत हासिल करते चले गए। आगे चल करके ये इकोनॉमी के प्रोफेसर बने। प्रोफेसर बनने के बाद इन्होंने अपनी इकोनॉमी के प्रति नॉलेज को, सूझबूझ को, सबको इम्प्रेस किया उससे, और यही वजह थी कि आगे चल करके इनको आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी बनाया गया और उस पद पर रहते हुए इन्होंने सरकार को काफ़ी इम्प्रेस किया। यही वजह रही कि आगे चल करके इनको वित्त मंत्रालय भी दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। फाइनेंस मिनिस्टर ये नरसिम्हा राव जी की सरकार में थे और पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उस समय देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। इंडिया बैंकरप्ट हो चुका था लगभग। इंडिया के पास मात्र 15 दिनों के लिए ही फॉरेन रिजर्व बचे थे। बहुत सारे देश तेल देने से मना कर दे रहे थे, अनाज नहीं दे रहे थे, उधारी मिलना बिल्कुल बंद हो गई थी। उस टाइम इनको पूरी छूट दी गई पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि पूरी खुली छूट है, आपको जो करना है वो करो। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अच्छा हुआ तो मिलकर के क्रेडिट लिया जाएगा, और अगर कुछ खराब हो गया, उसका दुष्परिणाम आया, तो तुम्ही को क्रेडिट जाएगा। लेकिन खुली छूट है, जो मन हो वो करो। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया 1991-92 के टाइम पर, जब इंडिया बिल्कुल डूब चुका था, इकोनॉमिक क्राइसिस से झेल रहा था, यहाँ तक कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की कगार पर आ गई थी स्थिति। उस टाइम पर इन्होंने क्या किया, देश का सोना इंग्लैंड में जाकर के गिरवी रखा और वहाँ से लिया 300 करोड़। 300 करोड़ वहाँ से लेकर के आए और उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन किए। जैसे इन्होंने एलपीजी की घोषणा की। एलपीजी एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये वो कॉन्सेप्ट था जो पूरी की पूरी इंडिया की इकोनॉमी को, दिशा को बदल करके रख दिया। मतलब आज भी जब हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो जब भी इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता से लेकर 1991 तक की अलग बात होती है पॉलिसी की, और उसके बाद से 1991-92 से बाद से आज तक की अलग उसको हिस्से में रखते हैं, क्योंकि तब बिल्कुल चीज़ें बदल गई। इसके पहले एक कंपनी, एक देश में एक कंपनी का राज हुआ करता था। कोई एक चीज़ का एक ही प्रोडक्ट हुआ करता था। बिस्कुट मतलब कोई एक बिस्किट, कार मतलब कोई एक ब्रांड की कार। मतलब लोगों को कलर भी चूज करने का वो नहीं था, रहता था, ऑप्शन नहीं रहता था। और अगर विदेशों से कुछ मंगाना होता था तो बहुत लंबी लंबी वेटिंग होती थी, बहुत लंबे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, शायद ही मिल पाता था, नहीं तो नहीं मिल पाता था। लेकिन जब इन्होंने एलपीजी का कॉन्सेप्ट देश के सामने पेश किया, ग्लोबलाइज किया, इकोनॉमी इंडिया की खोली, इसके बाद बहुत सारी कंपनियां भारत में भी आने शुरू की, भारत से व्यापार करना शुरू की। इंडिया के बहुत सारे जो सर्विस सेक्टर के जो क्षेत्र से जो कंपनियां थी, वो बाहर भी अपना एक्सपोर्ट करना शुरू की, चीज़ें, सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट। इससे इकोनॉमी खुली, बाहर से पैसा आना शुरू हुआ, एफडीआई आना शुरू हुआ। यही वजह रहा कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता चला गया। जब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है तो फिर इकोनॉमी बढ़ती है, क्योंकि इकोनॉमी पर ट्रस्ट बढ़ता है लोगों का। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ना शुरू हुआ और तब से लेकर आज ऐसी स्थिति है कि इंडिया दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंडिया लगातार बढ़ता रहा और अब 2027-28 तक प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। अभी हम लोग 5वें पर हैं, लेकिन बहुत ही कम अंतर है तीसरे और चौथे जर्मनी, जापान से। तो हम लोग आने वाले दिनों में तीसरी इकोनॉमी सबसे बड़ी बनने वाली है। उनके पीछे का कारण सबसे बड़ा इन्हीं का है, क्योंकि इन्होंने ही वो नींव रखी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ। अब इस निधन के अवसर पर, क्योंकि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इसीलिए भारत सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। राष्ट्रीय शोक क्या होता है? देखिए, ध्यान रहे, ये राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, राष्ट्रीय शोक है। तो जो लोग सरकारी कर्मचारी वगैरह होंगे वो घर पे ना बैठें। देखिए, राष्ट्रीय शोक में क्या होता है, ऑफिसेज वगैरह सब चलती हैं, सब कुछ ठीक रहता है। कोई
महोत्सव कोई फेस्टिवल टाइप का ऐसा नहीं, सेलिब्रेट टाइप का नहीं किया जाता है। जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं वो टाइप के नहीं होते हैं, फेस्टिवल मनाने वाले खुशी वाले। दूसरा कि जहाँ जहाँ भी सरकारी कार्यालय होता है वहाँ पर जो तिरंगे लगे होते हैं ना, उनको झुका रखा जाता है, झुका करके रखा जाता है 7 दिनों तक। तो ये राष्ट्रीय शोक होगा अगले 7 दिनों तक, और इनका जो अंतिम संस्कार है और आम जनता के लिए अंतिम दर्शन का जो मौका है वो कल किया जाएगा। कल 8:30 9:30 बजे के जैसा टाइमिंग रखा गया है। फिलहाल देश और दुनिया भर से जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके द्वारा अपने अपने शोक व्यक्त किए जा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर। इनके द्वारा 6 बड़े फैसले जो लिए गए हैं आज की वीडियो में वो देखेंगे, साथ ही साथ और भी बड़े बड़े जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1991 जुलाई में दोस्तों इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म लाया। उसके अलावा इन्होंने औद्योगिकरण लाइसेंसिंग भी खत्म कर दी थी। इसके अलावा जून 2005 में सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सितंबर 2005 में रोजगार की गारंटी, 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील और जनवरी 2009 में आधार स्कीम, अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। ये इनके प्रमुख ऐसे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहने के टाइम प्रमुख ऐसे फैसले थे। तो सूचना का अधिकार क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आजकल आप देखते होंगे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, यहाँ तक कि मैं बहुत बड़े लेवल पर ना जाकर छोटे लेवल पर बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि हम लोग को ये पता लगना होता है ना कि एएलपी में कितने फॉर्म भरे गए, है ना। जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको जानना होता है कि बताओ ये एएलपी की वैकेंसी आई है, इसमें कितने लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, या इसमें कितने पद खाली हैं। या दूसरा कोई है जेई की भर्ती आई है, इसमें कितने पद खाली हैं, कितने लोग फॉर्म डाले हैं, किस जोन से कितना भरे हैं। तो लोग आरटीआई लगा देते हैं। कुछ दिनों के बाद रिप्लाई आता है और पता चल जाता है कि इतने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। ये सब कब हो पाता है? ये इसी वजह से हो पाता है क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, मतलब सूचना का अधिकार है। हर एक नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। हाँ, कुछ जो जैसे डिफेंस से रिलेटेड या कुछ ऐसी जो खुफिया चीज़ें हैं, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उन पर जानकारी नहीं ले सकते हम लोग। बाकी लगभग 80 to 90% चीज़ों से हम लोग आरटीआई लगा करके जानकारी हासिल कर सकते हैं कि सरकार किस मुद्दे पर कहाँ खर्च कर रही है, क्या कर रही है, क्या उनका नीतियाँ हैं, कितने पद कहाँ खाली हैं, कितनी आवश्यकता है, क्या काम चल रहा है, कहाँ पर कितना खर्च हुआ है, सब कुछ ब्यौरा ले सकता है हर एक नागरिक। ये आरटीआई बहुत बड़ा मूव था। रोजगार गारंटी योजना, नरेगा, आगे चल करके उसे मनरेगा किया गया। महात्मा गांधी का नाम आगे जोड़ दिया गया, पहले नरेगा था। ये भी एक बहुत बड़ा मूव हुआ जिससे मतलब लाखों क्या करोड़ों कहो तो गलत नहीं होगा, करोड़ों भारतीय उनको रोजगार मिला। 100 दिन की गारंटी स्कीम चली और ये काफ़ी सफल योजना रही। अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुई 2006 में और ये डील आगे भी बढ़ती रही, जिस वजह से न्यूक्लियर मतलब ऐसा नहीं न्यूक्लियर बम के लिए वाला नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए डील हुई थी, है ना। इसके बाद आधार स्कीम, आधार कार्ड का यूज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आजकल हर एक काम आधार पर हो रहा है। तो न्यू इन्होंने ही रखी थी, हालांकि वो बात अलग है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ बढ़ा डिजिटलाइजेशन की वजह से। इसके बाद अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार लाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, मतलब हर एक बच्चे को एजुकेशन का अधिकार है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2004 से लेकर 2014 तक प्राइम मिनिस्टर रहे भारत के, और ये प्राइम मिनिस्टर सबसे लंबे कार्यकाल तक लगातार रहने वाले में चौथे सबसे ऐसे व्यक्ति रहे। इसके बाद इन्होंने यूनियन बजट इनके टाइम पर 2009, 10, 11, 12, 13 और 14 में पेश हुआ। 2014 में इलेक्शन था तो अंतरिम बजट पेश हुआ, उसके बाद सरकार चेंज हो गई थी, गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। इसके बाद मनरेगा, आरटीआई, लैंड एक्विजिशन एक्ट और फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये इनके टाइम पर प्रमुख फैसले रहे। हालांकि विवादों में भी घिरे रहे, कई बार घोटालों पर इन पर आरोप लगाए जाते रहे, इनकी सरकार पर, इन पर नहीं, इनकी सरकार पर बहुत सारे आरोप लगते रहे। लेकिन उन सब को देखते हुए, उन सब को चीज़ों को, आरोपों को विपक्ष के झेलते हुए ये आगे बढ़ते रहे और 2 कार्यकाल पूरा किया। बीच में कई बार ऐसे खबरें भी आई कि इनका मन कर रहा था कि इस्तीफा दें, ऐसा वैसा कई किताबों में लिखा भी गया है, लेकिन अंततः ये बने रहे और 2 कार्यकाल पूरा किए। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के लिए सबसे ज़्यादा इनको जाना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव जी, जिनको इस बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर रहने के दौरान जब खुली छूट इनको दी गई थी, तब ये वित्त मंत्री थे, तो इनके द्वारा ये लाया गया। तो मैं तो कहता हूँ जैसे इस बार इतिहास तोड़ते हुए 5 व्यक्तियों को पहली बार भारत रत्न दिया गया, आज तक इतने लोगों को नहीं दिया गया था। तो इस बार 5 क्या, जब इतिहास तोड़ ही रहे थे, एक और नाम बढ़ा देते, दोनों को दे देते भारत रत्न। फिलहाल अब इस बार नहीं हो पाया, तो अगली बार तो मुझे लग रहा है, जहाँ तक कि अगर सब कुछ ठीक रहा
और तो इनको देना चाहिए भारत रत्न अगली बार। लेकिन इस बार मिल गया होता तो जीवन तो मिल जाता, अगली बार या उसके आगे जब कभी मिलेगा तो फिर मरणोपरांत हो जाएगा। फिलहाल 1991 में इंडिया की इकोनॉमी देखो कुछ इस प्रकार थी, इतनी नीचे थी, और उसके बाद ये ग्रो होना शुरू की, और ऐसा ग्रो होना शुरू की कि आज हम लोग $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी पार कर चुके हैं, $3 ट्रिलियन की जीडीपी पार कर चुके हैं। और एक टाइम था इतना कि हम लोग सोना गिरवी रखकर 300 करोड़ रुपए उधार लिए थे इंग्लैंड से। तो सिचुएशन बदलती गई। इनकी काबिलियत का लोहा ओबामा भी मानते थे। बराक ओबामा, आप देखो जब ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे उस टाइम पर बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। 43वें और 44वें 2 लगातार कार्यकाल उनका पूरा किया गया उनके द्वारा, बराक ओबामा के द्वारा। तो उस दौरान कई बार मुलाकातें भी हुई। 2010 में टोरंटो में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा था। उस G20 शिखर सम्मेलन में इन्होंने सबको शांत करके कहा, बराक ओबामा ने, कि भाई सब लोग शांत रहो, सुनो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। क्योंकि ये जो कह रहे हैं, G20 आप जानते हो ग्रुप ऑफ 20 एक ऐसा समिट है जो दुनिया भर के जो 80% इकोनॉमी रखने वाले दुनिया के देश हैं उनका एक समूह है ना। 20 ही देश हैं लेकिन 80% इकोनॉमी अपने पास रखते हैं। तो उस पर यही चर्चा होती है कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, दुनिया भर में जो गरीबी है, अर्थव्यवस्था की स्थिति है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, गरीबी कैसे घटाया जाए। तो सबको शांत करा करके इनको कहे कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं ना वो सुनो आप लोग, क्योंकि इनको अर्थव्यवस्था की बहुत बारीकी से बहुत गहरी जानकारी है। तो ये जो बात कह रहे हैं वो सुनिए। मतलब कहते भी हैं एक, मतलब इंडिया में बहुत सारा ये डायलॉग फेमस भी है कि भाई अपनी आवाज़ को तेज ना करो, ऊंचा ना करो, अपनी काबिलियत को इतना ऊंचा कर दो कि आप धीरे भी बोलो तो लोग सुनने के लिए शांत हो जाएं। कुल मिलाकर के मैन विद जीरो हेटर्स। देखो इनका मजाक तो लोग उड़ा लेते थे, मान लो चलो ठीक है, कम बोलने की वजह से, ये शांत स्वभाव के थे, और चूंकि ये राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं थे, इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, ये राज्यसभा के मेंबर थे, और राज्यसभा के मेंबर होने के नाते फिर इनको आगे चल करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दोनों सदनों में से एक सदन का होना चाहिए लीडर, तो राज्यसभा के ये सदस्य थे, राज्यसभा का सदस्यता देकर के इनको वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं थे, ऐसा नहीं था कहीं चुनाव प्रचार कर रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, चिल्लाना, जोर जोर बोलना और पॉलिटिकल बातें करना, इन सब का अनुभव था नहीं। सीधे साधे पढ़े लिखे व्यक्ति थे भाई, और अर्थशास्त्री थे, तो ज़्यादा उतना बहुत ज़्यादा इधर उधर की गप्पे नहीं करते थे। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाते थे कई बार कि कम बोलते हैं या मौन रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब ये बोलते थे ना तो कम शब्दों में ही बहुत गहरी बात कह जाते थे। अपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इनसे पूछा गया कि भाई आपके मंत्रियों पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, आपके मंत्री इतने घोटाले कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपका कंट्रोल है नहीं, बहुत सारे घोटालों के आरोप लग रहे थे। अगर आप देखोगे 2010-2014 के टाइम तक बहुत घोटालों के आरोप लगे थे यूपीए पर। लेकिन उस टाइम पर लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि मुझे लगता है, जब इनसे पूछा गया कि भाई आपके मंत्रियों पर आपका कंट्रोल नहीं रहता, आप बहुत चुप रहते हो, शांत रहते हो, ऐसा क्यों? तो इन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि आज की मीडिया की अपेक्षा इतिहास मेरे प्रति काफ़ी दयालु होगा, और उसमें हज़ारों बातों से अच्छा है मेरी खामोशी ही सही है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं सारी बातें नहीं बता सकता कि कैबिनेट में क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं, या किस बात की बातें होती हैं, सब कुछ मीडिया में तो नहीं बताया जा सकता है। तो फिलहाल हम सभी को ये लीजेंड याद रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आपको जो भी कुछ लिखना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ज़रूर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ ना कुछ लिखिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। MZT ऐप पर जा करके आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी प्राप्त कर सकते हैं, ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज वगैरह भी हमारे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।